शुभ प्रभात बच्चों। आज हम अपनी पुस्तक व्याकरण की रिवीजन शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो में पाठ पहला और पाठ दूसरा जो है भाषा और व्याकरण और वर्ण विचार, इनकी हम रिवीजन करेंगे। पहले हम जानेंगे पाठ पहला जो है भाषा और व्याकरण के विषय में। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि भाषा होती क्या है। भाषा भावों एवं विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। अब हम करेंगे भाषा का स्वरूप, यानी कि भाषा कितने प्रकार की होती है। भाषा चाहे कोई भी हो, भाषा को हम केवल दो ही रूपों में व्यक्त करते हैं। कौन कौन से? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। सबसे पहले जानेंगे मौखिक भाषा। भाषा के जिस रूप से मानव अपनी बात बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करता है, मौखिक रूप कहलाता है। यानी कि मौखिक भाषा क्या है? भाषा के जिस रूप के द्वारा मानव अपनी बात बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करे, वो मौखिक भाषा कहलाती है। मानव ने सर्वप्रथम भाषा के मौखिक स्वरूप को ही अपनाया था। मौखिक भाषा में दूसरों को विचारों को सुनकर समझा जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, रोहन अपने दोस्त को फोन पर बोलकर अपनी बात बता रहा है, जिससे उसका दोस्त राजू सुनकर समझ रहा है। ये था मौखिक भाषा का उदाहरण। अब हम करेंगे भाषा का दूसरा स्वरूप जो है लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या होती है? भाषा के जिस रूप के द्वारा मानव अपनी बात लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करता है तथा पढ़कर दूसरों के विचारों को समझता है, उसे हम क्या कहेंगे? लिखित रूप, यानी कि लिखित भाषा। लिखित भाषा का जो जन्म है मौखिक भाषा के विकास के बाद हुआ। लिखित भाषा की आवश्यकता ज्ञान को आगे की पीढ़ी के लिए संचित करने के कारण हुई। उदाहरण के रूप में देखिए, जैसे तुलसीदास जी ने अपने विचारों को लिखित रूप प्रदान कर महाग्रंथ रामचरितमानस की रचना की, जिसको पढ़कर हम आज भी उनके विचारों से प्रेरणा लेते हैं। ठीक है, इसलिए लिखित भाषा हमारे लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक सिद्ध होती है। अब एक बात और आप ध्यान दीजिए कि कई बार संकेतों द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, किंतु संकेतों के द्वारा बात पूर्ण रूप से तथा स्पष्ट नहीं बताई जा सकती। अतः जो संकेतों को भाषा के अंतर्गत नहीं गिना जा सकता। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। उसके बाद हम करेंगे बोली कि बोली क्या होती है। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप जो होता है वो बोली कहलाता है। और भारत में अनेक बोलियां बोली जाती हैं, जैसे अवधी, ब्रज, राजस्थानी, गढ़वाली आदि। ये क्या है? हिंदी भाषा की ही बोलियां हैं। अब हम करेंगे मानक भाषा। विभिन्न बोलियों के प्रचलित हो जाने के कारण भाषा के रूप में अशुद्धियां पैदा हो जाती हैं। ऐसे में विद्वानों के द्वारा भाषा के जिस स्वरूप को शुद्ध माना जाता है तथा बहुमत से स्वीकार किया जाता है, वह भाषा का मानक रूप कहलाता है। मानक यानी कि उनका शुद्ध रूप। अब हम बच्चों कुछ नीचे मानक वर्ण तथा शब्द हैं जो हम वो पढ़ेंगे, जो अशुद्ध वर्ण तथा शब्द भी दिए गए हैं। आप ध्यान से देखिए, मानक रूप जो है हिंदी कैसे लिखते हैं? ह को छोटी ऊपर हमने क्या लगाया है? बिंदु लगाया है, जिसको अनुस्वार कहते हैं। ये उसका मानक रूप है, यानी कि शुद्ध रूप। अमानक रूप होगा, यानी कि इसका अशुद्ध रूप, अगर हम ह और द के मध्य आधा न लगाएंगे। इसी तरह द हलंत और ध इस तरह लिखा जाता है, ना कि द के पैर के नीचे द लगाकर। ये इसका अशुद्ध रूप होगा। ये था मानक भाषा। अब हम करेंगे लिपि। मानव मुख द्वारा निकली प्रत्येक ध्वनि को लिखित रूप प्रदान करना लिपि कहलाता है। वास्तव में लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए विशेष चिन्ह बनाए गए हैं। मानव के विकास क्रम में लिपि का आविष्कार अत्यंत महत्वपूर्ण है। ध्वनियों को लिखने की विधि को हम लिपि कहेंगे। लिपि क्या होती है? ध्वनियों को लिखने की विधि। उसके बाद आगे आता है व्याकरण, यानी कि ग्रामर। जिस प्रकार हमारे बुजुर्ग हमें अच्छे बुरे का भेद बताते हैं, उसी प्रकार व्याकरण भी हमें भाषा के शुद्ध व अशुद्ध रूप की पहचान कराता है। शुद्ध रूप में बोलना, लिखना, पढ़ना आदि के लिए व्याकरण हमारी प्रमुख आवश्यकता है। अतः हम व्याकरण की परिभाषा क्या कहेंगे? भाषा के शुद्ध बोलने, लिखने व पढ़ने के नियमों का ज्ञान देने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है।
व्याकरण के आगे 4 विभाग होते हैं, वर्ण विभाग, शब्द विभाग, वाक्य विभाग और अर्थ विभाग। ये था हमारा पहला पाठ, भाषा और व्याकरण। अब हम करेंगे हमारा दूसरा पाठ, वर्ण विचार। सबसे पहले वर्ण के विषय में जानेंगे कि वर्ण क्या है। देखिए, कोई छोटा बालक जो है बाल्यावस्था में मुख से विभिन्न प्रकार की अर्थहीन आवाजें निकालता है, किंतु जैसे जैसे वह बड़ा होता है शब्दों के सार्थक अर्थ जानने लगता है तथा सार्थक शब्द बोलता है। इस प्रकार वह छोटी छोटी ध्वनियों को जोड़कर सार्थक शब्द बनाना सीखता है। और ये छोटी ध्वनियाँ जिन्हें हम विभाजित नहीं कर सकते वो क्या कहलाती हैं? वो वर्ण कहलाती हैं। अतः हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी ध्वनि जो है वर्ण कहलाती है, और वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। अब हम करेंगे वर्ण के भेद। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। सबसे पहले हम स्वर के विषय में जानेंगे। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है तथा जिनका उच्चारण करते समय हवा बिना रुकावट के मुख से बाहर निकलती है उन्हें हम स्वर कहते हैं। और हिंदी में 11 स्वर होते हैं, अ, आ, ई, उ, ऊ, रू, ए, ओ और औ। जो री वर्ण का प्रयोग है वो अधिकतर संस्कृत भाषा में किया जाता है और हिंदी में 10 स्वरों का ही प्रयोग किया जाता है। वैसे इनकी गिनती कितनी है? 11। उसके बाद हम करेंगे स्वरों के भेद। उच्चारण के और समय के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। सबसे पहले आता है हरिषभ स्वर, दीर्घ स्वर और उसके बाद पलुत स्वर। सबसे पहले हम करेंगे हरिषभ स्वर क्या होता है। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हम हरिषभ स्वर कहते हैं और इनकी संख्या कितनी है? 4। छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ और रू। और इन्हें हम मूल स्वर भी कहते हैं। उसके बाद आता है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हरिषभ स्वरों से दुगना समय लगे उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं और इनकी संख्या है 7। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। अब दीर्घ स्वरों को ऋषभ स्वरों का दीर्घ रूप नहीं समझना चाहिए। यहाँ दीर्घ शब्द का प्रयोग उच्चारण में लगने वाले अधिक समय को आधार मानकर किया गया है। उसके बाद जो तीसरा भेद है वो है प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगे उन्हें हम प्लुत स्वर कहेंगे। इनका जो प्रयोग है दूर से बुलाने के लिए किया जाता है, वो आपको पता है। उदाहरण के लिए जैसे ओम, रामा आदि। ये था हमारा स्वर। अब हम करेंगे व्यंजन। व्यंजन की परिभाषा देखिए। जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वरों की सहायता से। अर्थात व्यंजन बिना स्वरों की सहायता के बोले ही नहीं जा सकते। और इनकी संख्या कितनी है? 33 है इनकी संख्या। अब हम करेंगे व्यंजन के भेद। इसके 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का अर्थ क्या होता है? छूना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के अलग अलग स्थानों को स्पर्श करती है उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहेंगे और इनकी संख्या 25 है। इन्हें 5 वर्गों में रखा जाता है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये 5 वर्ग होते हैं और हर वर्ग में 5-5 व्यंजन हैं। हर वर्ग का नाम पहले व्यंजन के अनुसार रखा जाता है। जो क, ख, ग, ग जैसे होता है वैसे क वर्ग, च वर्ग यानी उनका जो पहला व्यंजन आता है हर वर्ग का उनके नाम पर उनका जो है 5 वर्गों का नाम रखा जाता है पहले व्यंजन के अनुसार। उसके ये था स्पर्श व्यंजन। उसके बाद हम कर रहे हैं अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है, य, र, ल, व। आप इनका उच्चारण करके देख सकते हैं। उसी तरह ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा के मुख से रगड़ खाने के बाद गर्मी, ऊष्म का अर्थ क्या होता है? गर्मी, गर्मी पैदा होती है, वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं और इनकी संख्या भी 4 है।
श स ह, और आप इनका उच्चारण करके देख सकते हैं। ये थे हमारा पाठ वर्ण विचार, यानी कि हमने आज 2 पाठ की रिवीजन की है, वो है भाषा और व्याकरण और वर्ण विचार। धन्यवाद।